नमस्ते। मैं हूँ आशीष मिश्रा और अब देखना शुरू कर चुके हैं जूनियर एडेड स्कूल के लिए चलाई जा रही हिंदी टेस्ट श्रृंखला की कड़ी। मित्रों, इस टेस्ट श्रृंखला की विशेषता यह होती है कि इसमें संबंधित पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय से टॉप 20 क्वेश्चंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं उनको लेकर मैं आता हूँ। इस टेस्ट श्रृंखला में आपको 20 क्वेश्चंस मिलते हैं, 4 विकल्प दिए जाते हैं और उनमें से एक विकल्प का आपको चयन करना होता है। इसमें कुछ सेकंड के लिए आपको वीडियो को पॉज करके उसका चयन करना है, नहीं तो फिर मैं उत्तर आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि इस टेस्ट श्रृंखला में आने वाली जो अगले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिल जाए। तो मित्रों, देर न करते हुए हम टेस्ट सीरीज की ये अगली कड़ी में शुरू करते हैं। लेकिन आज के विषय का जो मैं प्रस्फुरण कर देता हूँ, आज का जो हमारा विषय है वह है पाठ्यक्रम में निर्धारित हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य के जो शुरू के ये भाग 1 है, इसके बाद भी अन्य भाग को मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो इसमें जो टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इतिहास के, भाषा के इतिहास से संबंधित हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इसमें जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं उसका मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा। तो मित्रों, आज का हमारा पहला प्रश्न है आदिकाल को कहा जाता है। देखिए मित्रों, आदिकाल को कहा जाता है, विकल्प दिए हुए हैं वीरगाथा काल, अगला विकल्प है चारण काल, अगला विकल्प है सिद्ध सामंत काल और विकल्प घ है उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, उसके अन्य कौन से नाम हैं। तो मित्रों, आदिकाल के ये तीनों नाम हैं। वीरगाथा काल भी आदिकाल को कहा जाता है, चारण काल भी कहा जाता है और सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है। अतः सही विकल्प होगा घ, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का समय क्या निश्चित किया है। मित्रों, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का समय क्या निश्चित किया है। आपको बताना है, विकल्प है 1000, 1050, 943 और 1375। इसका सही उत्तर है मित्रों 1050। सभी ने अलग अलग इसके समय का निर्धारण किया है, जिसमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का, जिसको इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा है और इन्होंने 1050 के लगभग वीरगाथा काल का समय निश्चित किया है। इस श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो काव्य के रचयिता कौन है। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है और आप सभी को पता है कि पृथ्वीराज रासो काव्य के रचयिता कौन है। विकल्प है का चंद्रवरदाई, खा है जयदेव, गा है केशवदास और घा है भगवती शरण वर्मा। तो इसका उत्तर क्या होगा मित्रों? विकल्प का चंद्रवरदाई। लेकिन चंद्रवरदाई की रचना हो गई पृथ्वीराज रासो। इससे संबंधित भी हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं प्रश्न का। जयदेव की कौन सी रचना है? तो जयदेव की रचना है गीत गोविंद, गीत गोविंद। और केशवदास की जो रचना है मित्रों, उसका नाम क्या है? कवि प्रिया या रसिक प्रिया। ये 2 रचना इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखिएगा, भगवती शरण वर्मा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आदिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। देखिए प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप तारांकित कर लीजिए। आदिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? चंद्रवरदाई हैं, विद्यापति हैं, खुसरो है, गोरखवाणी है। तो आदिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन है? विद्यापति हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? विद्यापति। आपको घबराना नहीं है और इसमें आपको चंद्रवरदाई इसका उत्तर नहीं देना है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसके आदिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं विद्यापति। आज का अगला प्रश्न है, कीर्तिलता के रचनाकार हैं। कीर्तिलता के रचनाकार हैं विद्यापति, खा है सरहपा, विकल्प गा है धनपाल और विकल्प घा है पुष्पदंत। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? विद्यापति। ये विद्यापति की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है
विद्यापति आदिकाल के हैं मित्रों, और विद्यापति को ही मैथिल कोकिल कहा जाता है। आज का अगला प्रश्न है, भक्ति काल का समय क्या है? भक्ति काल का समय क्या है? 1375 से 1700 अथवा 1318 से 1603, खा है 1300 से 1500, गा है 1320 से 1716 और घा है 1305 से 1705। तो इसका सही उत्तर क्या है? 1375 से 1700 अथवा 1318 से 1603। ये भक्ति काल का समय है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल पूर्व मध्य काल का वर्गीकरण कितनी धाराओं में किया गया है? जो भक्ति काल है, भक्ति काल के पूर्व मध्य काल का, देखिए इसमें आपको समझना होगा, जो भक्ति काल है मित्रों या मध्य काल जो है, मध्य काल के दो भेद हैं, एक पूर्व मध्य काल और दूसरा है उत्तर मध्य काल। तो जो उत्तर मध्य काल है उसको रीतिकाल कहा जाता है, जो भक्ति काल है, जो पूर्व मध्य काल है, इसको कहा जाता है भक्ति काल। तो वही कह रहा है प्रश्न कि भक्ति काल के पूर्व मध्य काल जिसको कहा जाता है उसका वर्गीकरण कितनी धाराओं में किया गया है? तो विकल्प दिया है 2, खा है 3, गा है 4 और घा है 5। बताइए कितनी धाराओं में किया गया है? इसका सही उत्तर है मित्रों विकल्प 4। अब आपको पता होगा कि जो पूर्व मध्य काल है या भक्ति काल है उसमें 2 धाराएं हैं, एक निर्गुण भक्ति धारा, एक सगुण भक्ति धारा। तो आप कहेंगे कि विकल्प 2 क्यों नहीं सही होगा? ये नहीं सही होगा क्योंकि जो निर्गुण भक्ति धारा है उसमें भी 2 भेद हैं और जो सगुण भक्ति धारा है उसमें भी 2 भेद हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो 2 ये हो गए मित्रों, और जो 2 कृष्ण भक्ति निर्गुण भक्ति धारा है इसमें भी ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से इसमें भी 2 भेद हैं। तो 2 प्लस 2 बराबर कितने हो गए? बराबर 4। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वह 4 है। आपको इसमें उत्तर 2 नहीं लगाना है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता नहीं है। ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता नहीं है, ध्यान देना है आपको, नहीं पूछ रहा, ये नहीं पूछ रहा कि है। विकल्प का है निर्गुण एकेश्वरवाद की स्थापना, खा है पाखंडों, रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध, गा है एकता पर बल, घा है इस धारा के सभी कवि मुसलमान थे। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा मित्रों, इस धारा के सभी कवि मुसलमान थे। ये इसका विकल्प सही होगा क्योंकि मित्रों जो हमारी ज्ञानाश्रयी शाखा है इसके सभी कवि मुसलमान नहीं थे, इसमें कबीर भी आते हैं, रैदास भी आते हैं। लेकिन जो हमारी प्रेमाश्रयी शाखा है, प्रेमाश्रयी शाखा के जितने भी कवि हुए हैं वो मुसलमान थे, अतः ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता घा नहीं होगी, इस धारा के सभी कवि मुसलमान थे। ये विकल्प गलत है। अगला हमारा जो प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रवर्तक पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रवर्तक किसे माना जाता है। विकल्प दे रहा है गुरु नानक, सुंदरदास, कबीर दास और रैदास। तो इसमें आपको जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसका प्रवर्तक मित्रों कबीर दास को माना जाता है। किसको माना जाता है? कबीर दास को। आपको ध्यान देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप तारांकित कर लीजिए। ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रवर्तक कबीर दास को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कबीर दास की रचना बीजक संग्रह है। जो कबीर दास ने एक रचना की थी जिसको हम बोलते हैं बीजक, वह बीजक क्या है? वस्तुतः उस बीजक में क्या है, मैं आगे पहले विकल्प दे देता हूँ। इसमें विकल्प का है साखी शब्द रमैनी, खा है साखी रमैनी जपुजी, तिलक शब्द साखी और घा है बीजक स्वयं एक रचना है। देखिए मित्रों, इसका जो विकल्प सही उत्तर होगा वह विकल्प होगा का। कौन सा विकल्प होगा? का। अब आप कहेंगे कि विकल्प घा क्यों नहीं होगा इसका सही उत्तर? तो विकल्प घा कह रहा है कि बीजक स्वयं एक रचना है। मित्रों बीजक स्वयं एक रचना नहीं है, बीजक क्या है? संग्रह है। और वह किनका संग्रह है? तो साखी का, शब्द का, रमैनी का। ये 3 हैं जिनके संग्रह को बीजक कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है मित्रों
कि जो बीजक है या साखी शबद रामायणी है, जो बीजक संग्रह ग्रंथ है कबीरदास के, इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है मित्रों खिचड़ी, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिश्रित भाषा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा आप। अगला प्रश्न है मित्रों, जपुजी किसकी रचना है? प्रश्न है जपुजी किसकी रचना है? इसका विकल्प दिया हुआ है सुंदरदास की, कबीरदास की, गुरु नानक की, दादू की। विकल्प क्या है मित्रों? विकल्प दिया हुआ है सुंदरदास, कबीरदास, गुरु नानक और दादू। तो आपको इसका सही उत्तर क्या है इसका बताना है। सही उत्तर क्या होगा मित्रों? बताइए आप। गुरु नानक। विकल्प क्या होगा सही उत्तर? गा, गुरु नानक। सुंदरदास की रचना आपको पता होना चाहिए मित्रों। इनकी रचना का नाम है सुंदर बिलास। इनकी रचना का क्या नाम है? सुंदर बिलास। और जो कबीर की रचना है ये आपको पता है, जो बीजक है एक संग्रह है साखी शबद रामायणी। गुरु नानक की रचना जपुजी हो गई। दादू इस काल के, आदिकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है, दादू जो हैं इस काल के महत्वपूर्ण कवि हैं। अगला जो प्रश्न है मित्रों 12 नंबर का, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का नाम क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, इसको आप स्टार कर लीजिए। देखिए, हम जो प्रश्न लेकर मैं आपके सामने आता हूँ, इन प्रश्नों की विशेषता है कि ये आपके परीक्षा के बहुत नज़दीक होंगे और कुछ प्रश्न तो आपके एग्जाम में ज्यों के त्यों आएंगे। ये आप देख लीजिएगा, जब आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम के बाद एक बार आप मूल्यांकन करिएगा और मेरे चैनल का मूल्यांकन करिए कि मैंने आपको हिंदी की टेस्ट सीरीज जो कराई है इसमें से आपके कितने प्रश्न फंसे हैं, आप बताइएगा फिर कमेंट करके। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का नाम क्या है? विकल्प है मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली। तो इनकी रचना का नाम क्या है मित्रों? सही उत्तर होगा पद्मावत। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था पद्मावत की भाषा क्या है, तो इसकी भाषा है अवधी। ये हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जायसी का। आज का अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के सुप्रसिद्ध कवि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, पूछ रहा है जन्म कहाँ हुआ था। जन्म से जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं उनसे जीवन से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी के तहत मैंने इस प्रश्न को बनाया है। राम भक्ति शाखा के सुप्रसिद्ध कवि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प है बांदा, राजापुर, चित्रकूट, अयोध्या। बताइए कहाँ जन्म हुआ था? सही उत्तर होगा इसका राजापुर। राजापुर में इनका जन्म हुआ था, जो वर्तमान में चित्रकूट जिले में है। तत्कालीन वह बांदा का एक कस्बा था राजापुर, वहां पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। आज का अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है? विकल्प दिया हुआ है पूर्णचंद, दूसरा है नाभादास, तीसरा है तुलसीदास और चौथा विकल्प है हृदय राम। भक्तमाल के रचयिता पूछ रहे हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है जिसका रचयिता हम देखते हैं कौन है, तो नाभादास है। सही उत्तर क्या होगा इसका? नाभादास। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप पहले स्टार कर लीजिए, बाद में मैं इस प्रश्न को पढ़ता हूँ। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विकल्प है वल्लभाचार्य, दूसरा है विट्ठलनाथ, तीसरा है सूरदास और चौथा विकल्प है जयदेव। बताइए किसने की थी अष्टछाप की स्थापना? इसका सही उत्तर है मित्रों विट्ठलनाथ। किसने स्थापना की थी? विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के शिष्य थे और जो अष्टछाप है सूरदास अष्टछाप के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है, ध्यान देना है आपको। अगला प्रश्न है आज का, अष्टछाप में किस कवि का परिगणन नहीं होता है? प्रश्न कह रहा है कौन सा ऐसा कवि है जो अष्टछाप में नहीं आता है? तो विकल्प दिया हुआ है सूरदास, खा है कुंभन दास, गा है परमानंद दास और घा है वल्लभाचार्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? बताइए आप, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका वल्लभाचार्य। मित्रों, जो वल्लभाचार्य हैं वो अष्टछाप में नहीं आते हैं,
ठीक है। वल्लभाचार्य के शिष्य विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। उसमें सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और शेष 5 और अन्य कवि आते हैं। वल्लभाचार्य इसमें नहीं आते हैं, आपको ये ध्यान देना होगा। तो शेष वो कौन से कवि इसमें आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और जो अगले हैं वो हैं कृष्णदास और चतुर्भुज दास, नंददास और छीत स्वामी, ये आप लिख लीजिएगा, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, ये कवि जो है अष्टछाप में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से नंददास की रचना है। नंददास की रचना है, नंददास किस में आते हैं? अष्टछाप में आते हैं। तो इनका पूछ रहा है कि इनकी जो रचना है उस रचना का नाम क्या है। तो नंददास की विकल्प दिए हुए हैं मित्रों, सूरसागर, अगला विकल्प है रास पंचाध्यायी, अगला है परमानंद सागर और अगला विकल्प है गीत गोविंद। तो नंददास की रचना कौन सी है मित्रों? विकल्प खा रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी नंददास की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ये आप रेखांकित कर लीजिए, पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, आज का हम अंत में पहुंच चुके हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकाल के उत्तर भाग का नाम क्या है? मध्यकाल के उत्तर भाग का नाम क्या है? देखिए ये प्रश्न कई बार पूछ लेता है और यहाँ हम गलत कर देते हैं। रीति विकल्प दिया है रीतिकाल, खा है उत्तर मध्यकाल, गा है श्रृंगार काल और घा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? उपर्युक्त सभी, क्योंकि जो हमारा मध्यकाल है, मध्यकाल को मैं आपको बताया था कि इसका 2 भागों में विभाजन किया गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो जो उत्तर मध्यकाल है, इस उत्तर मध्यकाल को अन्य 3 नामों से और जाना जाता है, जो रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल और श्रृंगार काल भी कहा जाता है। अब देखिए, जो रीतिकाल है, उत्तर मध्यकाल है और श्रृंगार काल है, यही मध्यकाल के उत्तर भाग का ही नाम है। तो आपको ये ध्यान देना है। पूछ सकता है कि उत्तर मध्यकाल को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है, श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 का, रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है? प्रश्न है रीतिकाल को, अभी पिछले प्रश्न में जो मैंने आपको बताया था कि जो उत्तर मध्यकाल है उसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को, उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? विकल्प है अलंकृत काल, खा है श्रृंगार काल, गा है कलाकाल और घा है त्रासयुग। तो जो मिश्र बंधुओं ने मित्रों उत्तर मध्यकाल को या रीतिकाल को अलंकृत काल कह करके पुकारा है। मिश्र बंधुओं ने, किन्होंने पुकारा है? मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। मैं आपको एक ही प्रश्न को इतनी बार क्यों रिपीट कर देता हूं? क्योंकि आपको इस वीडियो में ही यह प्रश्न के उत्तर आपको तैयार हो जाए, आपको अलग से फिर से इनको लिखने की या नोट करने की जरूरत नहीं है। और देखिए, जो श्रृंगार काल है, श्रृंगार काल किसने नाम दिया है? तो आप मित्रों नोट कर लीजिएगा, विश्वनाथ मिश्र ने नाम दिया है। किसने नाम दिया है? विश्वनाथ मिश्र ने। कलाकाल जो है, कलाकाल किसने नाम किया है? तो डॉक्टर रसाल ने। किसने मित्रों? रसाल ने। डॉक्टर रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कह करके संबोधित किया है। और जो त्रास युग है, त्रास युग किसने कहा है? तो यह मित्रों धर्मेंद्र ब्रह्मचारी ने इसको त्रास युग के नाम से पुकारा है। किसने मित्रों? धर्मेंद्र ब्रह्मचारी ने। ये आपको नोट कर लेना है। वीडियो पॉज करिए और इसको आप लिख लीजिए कि त्रास युग को किस नाम से किसने पुकारा है। ठीक है मित्रों? अच्छा, आज की इस टेस्ट श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आपको सभी का ये सही होना चाहिए, मैं ये आशा करता हूँ। प्रश्न है कवि प्रिया, कवि प्रिया के लेखक कौन है? पूछ रहा है प्रश्न, कवि प्रिया जो एक काव्य है उसके लेखक कौन है? विकल्प दिया हुआ है मतीराम, खा है केशवदास, गा है देव और विकल्प घा है पद्माकर। तो ध्यान देना है मित्रों,
इसका उत्तर क्या होगा बताइए आप। कवि प्रिया केशवदास की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। कवि प्रिया केशवदास की मित्रों बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। आप इसको रेखांकित स्टार कर लीजिए, तारांकित कर लीजिए। अब देखिए मित्रों, जो मतीराम है, मतीराम की जो ग्रंथ है, जो बुक है, जो रचना है, उसका नाम क्या है? रसराज है। मतीराम की ग्रंथ का नाम क्या है? बुक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम क्या है? रसराज है। आपको ये नोट कर लेना है। केशवदास का कवि प्रिया है और इनकी एक और महत्वपूर्ण है रसिक प्रिया। क्या है मित्रों? रसिक प्रिया। ये आपको नोट कर लेना है। और देखिए मित्रों, जो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है इनको, ये आपको नोट कर लेना है। जो देव हैं, देव की जो रचना है ये है आपको रस विलास। इनकी रचना का नाम क्या है? रस विलास। ये आपको नोट कर लेना है, याद रखना है। आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी बार बता रहा हूं, आपको ये याद रहेगी। और जो हम अगला विकल्प घा है, इसका जो पद्माकर हैं, इनकी पुस्तक का, इनके काव्य का नाम क्या है? तो ये इनके काव्य का नाम है जगद विनोद। क्या नाम है मित्रों? जगद विनोद। ये आपको ध्यान देना है। तो मित्रों, आज ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस थे, जो हमारे काव्य के, जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसके जो दो प्रकार से विभाजन है। एक काव्य को लेकर के विभाजन है, एक गद्य। जो काव्य दो प्रकार का मुख्यतया होता है मित्रों, एक पद्य काव्य, एक गद्य काव्य। तो जो पद्य काव्य है, पद्य काव्य को लेकर के जो हमारा विभाजन है, उसको आज हम कुछ उसके बहुत ही टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर के आए थे आपके सामने, उनको हमने डिस्कस किया। हम अगले वीडियो में और इससे संबंधित जो टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे वो लेकर के आएंगे। अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी किसी भी उत्तर में यदि आपको कोई संशय है या कोई आपकी शंका है, तो आप कमेंट करके हमसे जवाब जान सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक यदि आप इस चैनल को, हमारे संसृष्टि भारत चैनल को, जो आपका ही है, अभी तक यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर भी करें। तो मित्रों, आज ये रहे 20 क्वेश्चंस। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।